नमस्कार। पिछली चर्चा में हमने कार्यपालिका की बात की थी, यानी एग्जीक्यूटिव की, जी। कि वो कौन है और कैसे देश चलाते हैं। लेकिन वो जिस आधार पर देश चलाते हैं, मतलब कानून, वो आखिर बनते कहाँ हैं? हाँ, और ये सवाल बहुत जरूरी है। तो आज हम उसी जगह की बात करेंगे जिसे लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, भारतीय संसद। और ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि संसद सिर्फ दिल्ली में बनी एक भव्य इमारत नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये वो मशीन है, वो सिस्टम है जो 140 करोड़ भारतीयों की, आप कह सकती हैं, उम्मीदों और जरूरतों को कानून की शक्ल देता है। ये वो मंच है जहां एक आम नागरिक की आवाज नीति यानी पॉलिसी में बदलती है। बिल्कुल। तो चलिए आज इसी प्रक्रिया की गहराई में उतरते हैं, इसे परत दर परत खोलते हैं। जी। सबसे पहले एक आम धारणा को तोड़ते हैं। जब हम संसद कहते हैं तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में क्या आता है? लोकसभा और राज्यसभा। एग्जैक्टली। बस यही दो नाम आते हैं। लेकिन संविधान के मुताबिक भारतीय संसद के 3 हिस्से हैं। 3? हाँ, राष्ट्रपति, राज्यसभा यानी राज्यों की परिषद, और लोकसभा यानी लोगों का सदन। और यहाँ राष्ट्रपति की भूमिका बहुत दिलचस्प है। हाँ, समझाइए जरा। वो ना तो लोकसभा में बैठते हैं ना राज्यसभा में, फिर भी संसद उनके बिना अधूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों सदनों से पास होने के बाद कोई भी बिल वो तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक उस पर राष्ट्रपति के दस्तखत न हो जाएं। अच्छा। वो एक तरह से इस पूरी प्रक्रिया के फाइनल गेटकीपर हैं। वाह, ये अच्छा शब्द है, गेटकीपर, जो कार्यपालिका और विधायिका को जोड़ते हैं। बिल्कुल। तो अब इन दो सदनों, लोकसभा और राज्यसभा, के बीच के फर्क को समझते हैं। ये दोनों बिल्कुल अलग मकसद के लिए बनाए गए हैं ना? हाँ, जमीन आसमान का अंतर है। राज्यसभा, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, राज्यों की परिषद है। काउंसिल ऑफ स्टेट्स। हाँ, इसमें ज्यादा से ज्यादा 250 सदस्य हो सकते हैं, और 12 सदस्यों को तो राष्ट्रपति सीधे नॉमिनेट करते हैं। जी, कला, साहित्य, विज्ञान या समाज सेवा जैसे क्षेत्रों से। और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये एक स्थायी सदन है। परमानेंट हाउस, मतलब ये कभी भंग नहीं होती। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है। और हर 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। हाँ, इससे एक तरह की निरंतरता बनी रहती है। सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन राज्यसभा हमेशा बनी रहती है। वहीं दूसरी तरफ है लोकसभा, लोगों का सदन, हाउस ऑफ द पीपल। यहाँ सदस्य सीधे जनता द्वारा 5 साल के लिए चुने जाते हैं, और राज्यसभा के उलट इसे 5 साल से पहले भी भंग किया जा सकता है। जी, अगर सरकार अपना बहुमत खो दे या प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दें। तो इन अंतरों के पीछे की सोच क्या थी? मतलब क्यों बनाए 2 अलग-अलग तरह के सदन? इसके पीछे संविधान बनाने वालों की सोच बहुत गहरी थी। उन्होंने एक शानदार संतुलन बनाया। संतुलन? हाँ, लोकसभा सीधे तौर पर जनता की नब्ज है। उसमें ताज़ा जनादेश होता है, नई ऊर्जा होती है और कभी-कभी थोड़ा जोश भी होता है। जोश, हाँ। वहीं राज्यसभा एक ज्यादा अनुभवी और कह सकते हैं एक शांत संस्था की तरह काम करती है। वो राज्यों के हितों की रक्षा करती है और जल्दबाजी में बनने वाले कानूनों पर एक ब्रेक का काम करती है। अच्छा, तो मतलब लोकसभा अगर गाड़ी का एक्सेलरेटर है, तो राज्यसभा एक तरह का सेफ्टी वॉल्व है। क्या बात है, बहुत अच्छा कहा। जो ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी कानून जोश में नहीं बल्कि होश में बनाया जाए। बिल्कुल, ये हमारे लोकतंत्र और संघीय ढांचे का खूबसूरत संतुलन है। ठीक है, तो अब हमने सदनों को समझ लिया, पर इनका सदस्य यानी सांसद या एमपी बनने के लिए क्या चाहिए? बुनियादी शर्तें तो सीधी हैं। भारत का नागरिक हो और उम्र लोकसभा के लिए कम से कम 25 साल और राज्यसभा के लिए 30 साल। जी। लेकिन इससे ज्यादा दिलचस्प हैं अयोग्यता की शर्तें। हाँ, और उनमें सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है लाभ का पद या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का नियम। हाँ, ये लाभ का पद क्या है? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई भी सांसद केंद्र या राज्य सरकार के अधीन ऐसा कोई पद नहीं रख सकता जहां से उसे सैलरी या दूसरे फायदे मिल रहे हों। लेकिन एक मिनट, क्या कोई सांसद मंत्री नहीं बन सकता? मंत्री का पद भी तो एक तरह का सरकारी पद ही है, सैलरी भी मिलती है। ये एक बहुत आम सवाल है, लेकिन संविधान मंत्रियों के पद को लाभ के पद के दायरे से बाहर रखता है। अच्छा। इस नियम के पीछे का सिद्धांत बहुत गहरा है। ये सुनिश्चित करना कि एक सांसद की वफादारी सिर्फ और सिर्फ जनता के प्रति हो। अगर वो सरकार से लाभ वाले किसी और पद पर होगा तो हितों का टकराव हो सकता है ना? सही बात है। हो सकता है कि वो जनता के बजाय अपने पद को बचाने के लिए फैसले ले। तो ये नियम विधायिका को कार्यपालिका के असर से आजाद रखने के लिए है। समझ गया। तो अब हमारे पास सांसद हैं, सदन है, लेकिन
इन सदनों में सैकड़ों लोग एक साथ बोलते हैं, बहस करते हैं। कार्यवाही को अनुशासित कौन रखता है? इसके लिए हर सदन में एक संचालक होता है। लोकसभा में होते हैं अध्यक्ष यानी स्पीकर, जिन्हें लोकसभा के सदस्य अपने में से ही चुनते हैं। और राज्यसभा में होते हैं सभापति। और वहां की व्यवस्था तो बहुत अनूठी है। हाँ, बहुत। जो भी भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं वो अपने आप ही राज्यसभा के सभापति बन जाते हैं। ये इसी को पदेन सभापति या एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कहते हैं। मतलब एक पद पर होने की वजह से दूसरा पद अपने आप मिल जाता है। जी। और लोकसभा स्पीकर का पद तो बहुत शक्तिशाली माना जाता है। कहते हैं कि सदन में किसका माइक ऑन होगा और किसका बंद, ये वही तय करते हैं। बिल्कुल, स्पीकर ही सदन का अनुशासन बनाए रखते हैं, बहस का समय तय करते हैं, वोटिंग करवाते हैं। यहाँ तक कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं, इसका अंतिम फैसला भी स्पीकर का ही होता है। अच्छा। और इसे कोर्ट में भी चुनौती नहीं दी जा सकती। ये एक बहुत बड़ी शक्ति है। तो अब जब हमारे पास सांसद और सदन दोनों तैयार हैं तो असली काम पर आते हैं। हम इसे एक कहानी की तरह समझते हैं। जरूर। मान लीजिए सरकार को देश में नदियों की सफाई के लिए एक नया सख्त कानून बनाना है। इसका सफर कहाँ से शुरू होगा? इसका सफर शुरू होगा एक विधेयक यानी बिल के साथ। बिल? सबसे पहले संबंधित मंत्री उस बिल को किसी एक सदन में पेश करेंगे। इसे कहते हैं पहला वाचन। ये सिर्फ एक औपचारिकता है। ठीक है, बिल पेश हो गया। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद आता है सबसे महत्वपूर्ण चरण, दूसरा वाचन। दूसरा वाचन? यहीं पर बिल की असल में चीरफाड़ होती है। उसके हर एक क्लॉज पर, हर एक लाइन पर बहस होती है। यहीं पर विपक्ष संशोधन सुझाता है। और वो कमिटीज वाला काम भी यही होता है? हाँ, सबसे जरूरी काम। बिल को एक छोटी एक्सपर्ट कमेटी के पास भेजा जाता है जो इसकी गहराई से जांच करती है, एक्सपर्ट्स को बुलाती है और अपनी रिपोर्ट देती है। अच्छा, तो ज्यादातर असली काम बंद दरवाजों के पीछे इन कमेटियों में होता है? बिल्कुल। फिर बहस पूरी होने के बाद होता है तीसरा वाचन। इसमें ज्यादा बहस नहीं होती, बस बिल को पास या फेल करने के लिए वोटिंग होती है। ओके। अगर यहाँ बिल पास हो गया तो ये सफर पर निकलता है दूसरे सदन की ओर, जहाँ फिर से यही पूरी प्रक्रिया दोहराई जाती है। पहला वाचन, दूसरा, तीसरा। जी हाँ। और अगर दूसरा सदन भी इसे पास कर दे तब ये जाता है अपने अंतिम पड़ाव पर, राष्ट्रपति के पास। सही। और राष्ट्रपति के दस्तखत के बाद ही वो विधेयक यानी बिल, अधिनियम यानी एक्ट मतलब कानून बनता है। लेकिन क्या राष्ट्रपति सिर्फ रबर स्टैंप है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो चाहें तो बिल पर अपनी सहमति रोक सकते हैं या उसे कुछ सुझावों के साथ सदन को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। ये पूरी प्रक्रिया में एक आखिरी और बहुत जरूरी चेक पॉइंट है। अब बात करते हैं पैसे की। क्योंकि सरकार चलाने के लिए पैसा बहुत जरूरी है। और जब बात पैसे, टैक्स या सरकारी खजाने की आती है तो संविधान लोकसभा को कुछ असाधारण शक्तियां देता है। जी। यहाँ जिक्र आता है धन विधेयक यानी मनी बिल का। धन विधेयक वो बिल होते हैं जिनका सीधा संबंध टैक्स लगाने या हटाने, सरकार की उधारी या भारत के संचित निधि से पैसा निकालने जैसे मामलों से हो। अच्छा। और संविधान साफ कहता है कि धन विधेयक सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। सिर्फ लोकसभा में। और राज्यसभा का इसमें क्या रोल है? बहुत सीमित। राज्यसभा इसे खारिज नहीं कर सकती। तो क्या कर सकती है? वो सिर्फ 14 दिनों के अंदर अपनी सिफारिशों के साथ इसे लोकसभा को लौटा सकती है। अब ये लोकसभा पर है कि वो उन सिफारिशों को माने या ना माने। और अगर 14 दिन में बिल वापस नहीं आता तो उसे दोनों सदनों से पास मान लिया जाता है। लेकिन लोकसभा को ये विशेष अधिकार क्यों? इसके पीछे क्या तर्क है? इसके पीछे एक बहुत पुराना और गहरा लोकतांत्रिक सिद्धांत है। क्या? नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन? बिना प्रतिनिधित्व के कराधान नहीं। बिल्कुल, क्योंकि लोकसभा के सदस्य सीधे जनता चुनती है, इसलिए जनता के पैसे पर खर्च करने का अंतिम अधिकार भी उसी सदन के पास होना चाहिए जो सीधे जनता के प्रति जवाबदेह है। लेकिन ये शक्ति कभी कभी बहुत विवादास्पद भी हो जाती है ना? हाँ। अक्सर सरकार पर आरोप लगते हैं कि वो सामान्य बिलों को भी धन विधेयक का टैग लगाकर राज्यसभा की जांच से बचाने की कोशिश करती है। बिल्कुल, ये एक बड़ी बहस का मुद्दा रहा है। आधार बिल के मामले में ऐसा ही हुआ था और मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था। यह दिखाता है कि संविधान के प्रावधानों की व्याख्या कैसे राजनीतिक खींचतान का केंद्र बन सकती है। और पैसे से जुड़ा एक और रोचक तथ्य है,
हम सब बजट शब्द का इस्तेमाल करते हैं लेकिन हमारे संविधान में कहीं भी बजट शब्द लिखा ही नहीं है। सही कहा। संविधान इसे वार्षिक वित्तीय विवरण या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहता है। ये सरकार की अनुमानित आमदनी और खर्च का एक विस्तृत दस्तावेज होता है जिसे हर साल संसद के सामने रखना अनिवार्य है। जी। चलिए अब कुछ खास संसदीय हथियारों की बात करते हैं। मान लीजिए एक साधारण बिल पर लोकसभा और राज्यसभा में सहमति नहीं बन पा रही, एक डेडलॉक हो गया है, तब क्या होता है? ऐसी स्थिति के लिए संविधान ने एक रास्ता दिया है जिसे संयुक्त बैठक या जॉइंट सिटिंग कहते हैं। जॉइंट सिटिंग। राष्ट्रपति दोनों सदनों को एक साथ बिठाकर चर्चा और वोटिंग के लिए बुला सकते हैं। लेकिन क्या ये व्यवस्था छोटे सदन यानी राज्यसभा को कमजोर नहीं करती? कैसे? आखिर में तो लोकसभा की संख्या लगभग दोगुनी है, तो जाहिर है कि संयुक्त बैठक में उसी का पलड़ा भारी रहेगा। आपका सवाल बिल्कुल जायज है और व्यवहार में ऐसा ही होता है। अच्छा, संयुक्त बैठक में लगभग हमेशा लोकसभा की मर्जी ही जीतती है, लेकिन ये एक असाधारण हथियार है जिसका इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है। ये सिर्फ गतिरोध तोड़ने का एक आखिरी उपाय है। और एक और बहुत दिलचस्प शक्ति है सांसदों के पास, संसदीय विशेषाधिकार, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। हाँ, इसका मतलब है कि किसी भी सांसद पर संसद के अंदर कही गई किसी भी बात के लिए कोई कोर्ट केस नहीं हो सकता। जी, और ये लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। क्यों? इसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि हमारे जनप्रतिनिधि बिना किसी डर या दबाव के आजादी से जनता के मुद्दे उठा सकें। वो सरकार की तीखी से तीखी आलोचना कर सकें, संवेदनशील मुद्दे उठा सकें और उन्हें ये डर न हो कि सदन के बाहर उन पर मानहानि का या कोई और मुकदमा कर दिया जाएगा। तो ये उन्हें निडर होकर बहस करने की आजादी देता है। बिल्कुल। तो आज की इस पूरी चर्चा का अगर सार निकालें तो संसद सिर्फ कानून बनाने की एक फैक्ट्री नहीं है। नहीं, ये बहस, चर्चा, असहमति और आखिरकार सहमति बनाने का एक मंच है। ये वो जगह है जहां 140 करोड़ भारतीयों की अलग-अलग आवाजें एक साथ गूंजती हैं और देश की दिशा तय करती हैं। और यही हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है। आज की चर्चा को समाप्त करते हुए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हमने कानून बनाने वाली संस्था यानी संसद और कानून लागू करने वाली संस्था यानी कार्यपालिका को समझ लिया, लेकिन अगर संसद खुद संविधान की सीमाओं को लांघ जाए तो? ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर कोई ऐसा कानून बना दिया जाए जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों के खिलाफ हो तो उसे कौन रोकेगा? लोकतंत्र के इस संतुलन को बनाए रखने के लिए एक तीसरा और शायद सबसे शक्तिशाली स्तंभ भी है। हमारी अगली चर्चा उसी पर होगी, न्यायपालिका यानी द जुडिशरी, जिसमें हम सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को समझेंगे। तो अगली बार मिलते हैं और इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं।